Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज द अनदर ड्रामा और द ट्रेजिक ड्रामा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, दैट इज द डायडॉग क्वीन ऑफ कार्तेज. सो अब तक अपन ने क्रिस्टोफर मार्लोव की जो भी बायोग्राफीज़ के बारे में स्टडी आउट किया है ना, ऑल अबाउट हिज अर्ली 5 to 6 ट्रेजिकल ड्रामास जो भी हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कस किया, उनकी समरी को डिस्कस किया, उनके इंटरनल टेक्स्ट को डिस्कस किया है. सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो वीडियोस देखें, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आपको उस पर क्लिक करना है. जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं विच आर ऑल रिलेटेड टू योर क्रिस्टोफर मार्लोव एंड हिज ट्रेजिकल ड्रामास, आपको वो वीडियोस देखना है, फिर इस वीडियो के साथ आगे मूव होना है. सो आज का जो ड्रामा होगा हमारा वो क्रिस्टोफर मार्लोव का दूसरा ड्रामा है, अनदर ड्रामा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव विच इज़ डायोडो क्वीन ऑफ कार्तेज. और इसका पूरा जो टाइटल है, फुल टाइटल जो इस पर्टिकुलर ड्रामा का है वो है द ट्रेजेडी ऑफ डायोडो क्वीन ऑफ कार्तेज. सो दिस इज़ द फुल टाइटल ऑफ द ड्रामा डायोडो क्वीन ऑफ कार्तेज, एंड दिस इज़ अ शॉर्ट प्ले विच was written by English playwright Christopher Marlowe and with possible contributions by Thomas Nash. So basically this particular play, Dido Queen of Carthage, was written by both Christopher Marlowe and Thomas Nash. This was supposed only. This was just a possibility that might be there were the contributions of Thomas Nash into writing this particular play. तो इस पर्टिकुलर प्ले को लिखने में या उसको ड्रामाटाइज करने में क्रिस्टोफर मार्लोव को जिसने हेल्प किया था वो टॉमस नैश भी है. सो दिस पर्टिकुलर ड्रामा अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिटेल आउट. सो डायोडो क्वीन ऑफ कार्तेज, जिसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ डायोडो क्वीन ऑफ कार्तेज, is a short play written by the English playwright Christopher Marlowe with possible contributions by Thomas Nash. It was probably written between 1587 and 1593 and was first published in 1594. The story focuses on the classical figure of Dido, the Queen of Carthage. So this particular play, ये जो particular play है वो कब लिखा गया था? Between 1587 and 1593, और इसका publication कब हुआ था? 1594 में. और इस स्टोरी का मेन जो फोकस है वो क्लासिकल फिगर है, एक डायोडो हु वाज द क्वीन ऑफ कार्थेज. वो जो फिगर है, क्लासिकल फिगर है, वो स्टोरी का मेन फोकस है. और इस स्टोरी को लिखने के जो सोर्सेस जो भी थे वो डिराइव थे फ्रॉम दी बुक्स विच वर रिटन बाय वर्जिल की बुक थी, दैट इज एनियड. तो एनियड बेसिकली 12 पार्ट्स में डिवाइडेड एक बुक है, बहुत लंबा एक लेंदी वर्क है बाय वर्जिल. तो उसकी फ्रॉम द बुक फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो बुक है वर्जिल की, एनियड, वो इसका प्राइमरी सोर्स है. इस प्ले के लिखने का जो प्राइमरी सोर्स है वो यही है. ठीक है. सो बेसिकली डायोडो द क्वीन ऑफ कार्थेज एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है और उसी से रेलेवेंट ये स्टोरी है. और ये जो सोर्सेज है वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम द वर्जिल्स बुक्स एनियड. और बुक्स नंबर कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. अब आइए देखते हैं स्टोरी में एग्जैक्टली क्या है. अब एग्जैक्टली प्ले कहाँ से शुरू होता है? जुपिटर इज फॉन्डलिंग गैनीमेडे, who says that Jupiter's wife Juno has been mistreating him because of her jealousy. अब यहाँ पे देर आर टू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रीक गॉड्स के दो फिगर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. एक है जुपिटर और दूसरे हैं गैनीमेडे. तो वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और गैनीमेड ये कंप्लेन कर रहा है टू जुपिटर, जो उनकी वाइफ है जूनो है, वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है ड्यू टू हर जेलसी. आगे क्या होता है? वीनस एंटर्स एंड कंप्लेन्स दैट जुपिटर इज नेग्लेक्टिंग हर सन एनस, who has left Troy with survivors of the defeated city. अब एग्जैक्टली वीनस का वहाँ पे एंट्री होती है.
वेनस हु वॉज द मदर ऑफ एनियस। तो वो वेनस वहाँ पे आती है और वो जुपिटर को कंप्लेन करती है वो भी, और वो कहती है कि तुम मेरे बेटे को अवॉइड कर रहे हो, जो कि एनियस है। एनियस को आना वेनस का बेटा है और एग्जैक्टली ट्रॉय का एक ट्रॉय में रहने वाला एक पर्सन था, ठीक है, जो आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिटी, ट्रॉय सिटी के डिफीट के बाद वो जो एनियस था, वेनस का जो सन था, वो उस सिटी को उन सर्वाइवर्स के साथ, जो कि उस वॉर के ड्यूरेशन में या डिफीट के बाद जो बचे थे, उन लोगों के साथ ट्रॉय सिटी को छोड़ के आगे मूव कर चुका है। दैट मीन्स ही इज़ ऑन हिज सेलिंग। तो वो अभी अपनी वॉयज पे है, डिफीटेड ट्रॉय सिटी को छोड़ चुका है। और जुपिटर ने प्रॉमिस किया था वीनस से कि मैं तुम्हारे बेटे की एनियस की हेल्प करूंगा, पर वो अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जुपिटर को कंप्लेन करने आई है यहाँ पे वीनस। एग्जैक्टली वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में आपने सबने सुना होगा, 10 years ऑफ वॉर, उसके बाद में जो ट्रॉय सिटी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। और अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट है या नहीं, कि आपको वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में शॉर्ट एंड वेरी कंसाइसली जानने में इंटरेस्टेड हो। दैन आई विल मेक डेफिनेटली द पर्टिकुलर वीडियो रेलेवेंट टू योर वॉर ऑफ ट्रॉय। अदरवाइज आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। तो वॉर ऑफ ट्रॉय 10 years के बीच में हुआ था, बिटवीन द सिटी ऑफ ट्रॉय एंड द ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में एक बहुत बैटल चला था फॉर 10 years। और उसके बाद में ट्रॉय सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था ड्यू टू ट्रैचरी, एक ट्रैचरियस प्लान के थ्रू पूरी सिटी ट्रॉय को डिफीट कर दिया गया था। तो वहाँ पे जो भी सर्वाइवर्स बचे थे अलॉन्ग विद एनियस, वो उस सिटी को छोड़ के आप दूसरी तरफ मूव कर चुके थे। तो वीनस होती है हु इज़ अ गॉडेस इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो वो अब जुपिटर से यहाँ पे कंप्लेन कर रही है कि तुम मेरे बेटे को बचाओ, एग्जैक्टली जो कि अपनी वॉयज पे है। एनियस वॉज ऑन हिज वे टू इटली। अब जो एनियस जो है वो ट्रॉय सिटी को छोड़ के इटली की तरफ मूव कर चुका है अलॉन्ग विद ऑल दो सर्वाइवर्स, बट इज़ नाउ लॉस्ट इन अ स्टॉर्म। लेकिन अब बहुत तेज स्टॉर्म की वजह से वो अपना रास्ता खो चुके हैं। जुपिटर टेल्स हर नॉट टू वरी, ही विल क्वाइट द स्टॉर्म। अब जुपिटर यहाँ पे वीनस को थोड़ा सा कंसोल करता है और बोलता है इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं जाके स्टॉर्म को रोकता हूँ और तुम्हारे बेटे को जो एनियस है उसको सही डायरेक्शन दिखाता हूँ। वीनस ट्रैवल्स टू लीबिया। अब जो उसकी मदर होती है एनियस, वो लीबिया जाती है, ट्रैवल करती है, वेयर शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मॉर्टल एंड मीट्स एनियस। अब वहाँ पे क्या करती है, वो एक ह्यूमन बीइंग का रूप लेती है। जो वीनस होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में वहाँ उससे मिलने के लिए जाती है एनियस से टू लीबिया, एंड हु हैज़ अराइव लॉस्ट ऑन द कोस्ट। लीबिया एग्जैक्टली वो लीबिया के कोस्ट पे है अभी जो एनियस है, वो अपना रास्ता खो चुका है जो कि इटली की तरफ जा रहा था, ठीक है। ही एंड अ फ्यू फॉलोअर्स हैव बिकम सेपरेटेड फ्रॉम देयर कॉमरेड्स। उसके और जो भी फॉलोअर्स थे उसके, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उसके जो कॉमरेड्स थे वो किसी और कोस्ट पे चले गए, और वो और उसके साथ जो भी सर्वाइवर्स थे वो किसी और कोस्ट पे आ गए। तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उनका जो रास्ता था वो भूल चुके थे ड्यू टू स्टॉर्म। आगे क्या होता है, ही रिकग्नाइजेज हर बट शी डिनाइज हर आइडेंटिटी। अब जब एनियस अपनी मदर को देखता है, वो ऑन अ वन पॉइंट दो शी वॉज डिस्गाइज थी वो, पर फिर भी वो उसको पहचान लेता है एनियस, पर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती है। एंड शी डिनाइज, वो मना कर देती है कि दैट आई एम नॉट योर मदर। She helps him meet up with other surviving Trojans who have already received generous hospitality from the local ruler डायडो द क्वीन ऑफ कार्थिज। अब जो वीनस है वो उसकी हेल्प करती है, उसे बताती है कि जो बाकी के जो सर्वाइवर्स हैं, ट्रोजन सर्वाइवर्स हैं, वो ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी, एक जनरस हॉस्पिटैलिटी गेन कर रहे हैं फ्रॉम द लोकल रूलर हुज नेम वॉज डायडो द क्वीन ऑफ कार्थिज। जो कार्थिज की जो क्वीन है जिसका नाम डायडो है। डायडो एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है जिसका अर्लियर नेम था एलिसा। ड्यू टू फ्यू सर्कमस्टांसेस उसको अपना नेम चेंज करना पड़ा। नेम एग्जैक्टली उन्होंने चेंज नहीं किया, डायडो ने नहीं किया था। उसके साथ के जो कंपेनियंस थे दे स्टार्टेड कॉलिंग हर डायडो, अ वॉन्डरर, ठीक है, अ वॉन्डरर डायडो,
तो वो डायडो का एग्जैक्टली मीनिंग वॉन्डरर होता है। तो उसके जो कंपेनियंस थे वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसका नाम डायडो रख दिया था। एंड नाउ शी इज़ द क्वीन ऑफ द पर्टिकुलर सिटी विच नेम्ड एज कार्तेज। तो डायडो जो क्वीन है, डायडो जो लेडी थी, उनके पीछे की भी बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आपको जानना है उनके बारे में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इससे रेलेवेंट भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता सकती हूँ। So Diado meets Aeneas and promises to supply his ships. अब Diado Aeneas से मिलती है और उसको प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी with the supplies, with the सप्लीमेंट्स ऑफ शिप्स। मैं तुम्हें शिप्स की हेल्प करूँगी, तुम्हारी जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, जो कुछ तुम्हारे प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी तुम्हारी शिप्स रैक हुई है उसको सही कराने में, या मैं अपनी शिप्स के थ्रू तुम्हें हेल्प करूँगी और तुम्हें इटली तक पहुँचाऊँगी। इस तरीके से वो उसको कंसोल करती है, उसको प्रॉमिस करती है। शी आस्क हिम टू गिव हर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय। और वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एनियस को बोलती है मुझे तुम्हें फॉल ऑफ ट्रॉय की जो कंप्लीट स्टोरी है उसके बारे में बताना होगा, विच ही डज इन डिटेल। जो कि उसको वो पूरी तरीके से, वो जो एनियस है वो डायडो को पूरी स्टोरी बताता है, ऑल अबाउट द फॉल ऑफ ट्रॉय। ही डिस्क्राइबिंग द डेथ ऑफ प्राइम की डेथ किस तरीके से हुई, द लॉस ऑफ हिज ऑन वाइफ, उसकी खुद की वाइफ की डेथ कैसे हुई, और उसने किस तरीके से अपने बेटे एस्केनियस के साथ और बाकी के जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ में मिलके और फिर ट्रॉय सिटी को छोड़ दिया आफ्टर द डिफीट। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद में एनियस, उसका बेटा एस्केनियस एंड अलॉन्ग विद द अदर सर्वाइवर्स जो थे, उन्होंने ट्रॉय सिटी को छोड़ दिया और अब वो इटली की तरफ जा रहे थे और स्टॉर्म की वजह से वो रास्ता भूल गए, जिसकी वजह से वो लीबिया जो कंट्री है उसके कोस्ट में आगे किस तरीके से वहाँ पे सहारा ढूंढने लगे और फाइनली दे गॉट टू मीट विद दिस डायडो हु वाज द क्वीन ऑफ कार्थेज। तो इस तरीके से वो स्टोरी उनकी चलती रहती है अभी तक। अब आगे देखते हैं क्या होता है। डायडो स्यूटर लैरबस प्रेसेस हर टू एग्री टू मैरी हिम। अब डायडो का एग्जैक्टली एक सूटर है जो लैरबस नाम है उसका, हु वॉज द किंग ऑफ समवेयर। तो वो क्या करता है, लैरबस डायडो को एग्री करवाता है, उसको प्रेशराइज करता है टू मैरी हिम। शी सीम्स टू फेवर हिम बट वीनस हैज अदर प्लान्स। अब जो डायडो है एंड लैरबस है, दे फाइनली गॉट एग्री, दे बोथ एग्री टू मैरी विद ईच अदर, बट जो वीनस है उसके कुछ और प्लान्स थे। शी डिस्गाइजेस क्यूपिड एज एनियस सन एस्केनियस। अब क्या होता है, जो वीनस होती है वो डिस्गाइज करती है एज एस्केनियस। एस्केनियस कौन होता है, एग्जैक्टली एनियस का बेटा। तो वीनस जो होती है उसके खुद के और कुछ प्लान्स होते हैं, तो वो डिस्गाइज करती है अपने आप को एज अ क्यूपिड, डिस्गाइज क्यूपिड, जो कि क्यूपिड होती है एग्जैक्टली, एंड वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज एस्केनियस, जो कि एनियस का बेटा है, सो दैट ही कैन गेट क्लोज टू डीडो एंड टच हर विद हिज एरो, ताकि वो डायडो के पास जा सके। आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बिटवीन डीडो एंड डायडो, दो बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर ओके विद दैट। सो जो डायडो जो क्वीन होती है उसको वो टच करता है एस्केनियस, एग्जैक्टली जो कि डिस्गाइज्ड होता है जो वीनस क्यूपिड। सो वो उसको टच करता है विद हर एरो एंड ही डज सो, डायडो इमीडिएटली फॉल्स इन लव एनियस। और जैसे ही वो अपने एरो से टच करता है, जो क्यूपिड होता है एग्जैक्टली डिस्गाइज्ड एस्केनियस होता है, तो जैसे उसको अपनी एरो से टच करता है डायडो को, तो डायडो शी इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद एनियस। वो एनियस के साथ प्यार में पड़ जाती है, तो शी वॉज ऑल्सो कोर्टेड अर्लियर बाई लैरबस। सो इस तरीके से स्टोरी चलती है। अब क्या होता है, एंड रिजेक्ट्स लैरबस आउट ऑफ हैंड, और लैरबस को रिजेक्ट कर देती है। टू हिज हॉरर एंड कन्फ्यूजन, डायडो's सिस्टर एना, हु इज इन लव विद लैरबस, एनकरेजेस डायडो टू परस्यू एनियस। अब जो एग्जैक्टली डायडो की सिस्टर जो होती है एना, शी वॉज इन लव विद लैरबस, वो लैरबस से प्यार करती है, पर ऑब्वियस है डायडो उसके रास्ते के बीच में थी पहले जब वो कोर्टशिप में थी विद लैरबस। पर अब जैसे उसको पता चलता है एना को कि मेरी जो सिस्टर है डायडो है, नाउ शी इज़ इन लव विद एनियस, तो वो क्या करती है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और अपनी सिस्टर को एनकरेज करती है डायडो को
कि तुम एनियस को परस्यू करो ताकि मेरा रास्ता टुवर्ड्स लैरिबस क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन अभी चल रही है। एनियस एस्केनियस अलॉन्ग विद द अदर सर्वाइवर्स, वो डायडो जो कि क्वीन है कार्तेज की, उस सिटी में आ चुके हैं। डायडो उसको प्रॉमिस करती है हेल्प के लिए, पर वो उसको पूरी फॉल ऑफ ट्रॉय की स्टोरी बताए उस बेसिस पे। और उसके बाद में लैरिबस जो कि ऑलरेडी इन कोर्टशिप था विद डायडो, बट वीनस के प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ और उनके माइंड में चल रहा था, गॉड्स के जो माइंड में चल रहा है। नोबडी कैन गेट टू गो दिस, कोई भी नहीं जान सकता उनको। सो वीनस के खुद के प्लान्स होते हैं, तो किसी तरीके से डायडो को मजबूर करती है टू फॉल इन लव विद एनियस एंड दे बोथ स्टार्टेड लविंग ईच अदर। जो डायडो की सिस्टर होती है एना, वो भी उसको एनकरेज करती है टू परस्यू एनियस क्योंकि वो शी इज इन लव विद लैरिबस। तो इस तरीके से ये स्टोरी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है पर समझ में आ जाती है अगर आप कोशिश करेंगे बार बार इस वीडियो को रिपीट करके या इन स्लाइड्स को पर्टिकुलर समझ के। अब क्या होता है, डायडो एंड एनियस मीट एट अ केव। अब डायडो और एनियस दोनों एक केव के पास मिलते हैं, वह डायडो डिक्लेयर्स हर लव, जहाँ पे डायडो डिक्लेयर करती है हर लव टुवर्ड्स एनियस। They enter the cave to make love. Now they are in love with each other both. And Larybus swears he will get revenge. अब जो Larybus होता है, जैसे उसको पता चलता है कि Aeneas और Dido they both are in love with each other, और जो Dido है उसने चीट किया है Larybus को, तो Larybus क्या करता है, रिवेंज के लिए स्वेर करता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, ऑन दी अदर साइड वीनस एंड जूनो अपीयर। वीनस एंड जूनो दोनों, जूनो जो कि जुपिटर की वाइफ है, तो वीनस और जूनो दोनों अपीयर होती हैं और वो आर्ग्यू करती है ओवर एनियस। वीनस क्या बिलीव करती है दैट जूनो wants to harm her son, but Juno denies it, saying she has important plans for him. अब क्या होता है, वीनस को ये लगता है कि जो जूनो है वो उसके बेटे को हार्म करना चाहती है एनियस को, लेकिन जो जूनो है वो उस चीज़ के लिए डिक्लाइन कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट इंटेंडेड टू हार्म योर सन, बल्कि मेरे खुद के अलग प्लान्स हैं। तो इस तरीके से ये सीन यहाँ पे है जहाँ पे डीडो एंड एनियस बोथ आर इन मेकिंग लव विद ईच अदर, और जो लैरिबस है वो रिवेंज के लिए ओथ लेता है, और इधर वीनस जो कि एनियस की माँ है और जूनो जो कि जुपिटर की वाइफ है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स चलता रहता है अपॉन एनियस। तो इस तरीके से ये सीन मूव ऑन होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एनियस फॉलोअर्स से दैट दे मस्ट लीव लीबिया टू फुलफिल देयर डेस्टिनी इन इटली। अब एनियस के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें लीबिया सिटी जो कंट्री है उसको हमें छोड़ना होगा, और जो हमारी डेस्टिनी है जो कि डिसाइडेड थी कि हम इटली जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी अलग सिटी को स्टेबल करेंगे, तो हमें वहाँ जाना है। तो एग्जैक्टली ये वो सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं एनियस के, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, एनियस सीम्स टू एग्री एंड प्रिपेयर्स टू डिपार्ट। अब एनियस जो होता है वो एग्री हो जाता है और लीबिया छोड़ने के लिए रेडी भी हो जाता है। डायडो सेंड्स एना टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। अब डायडो जो है वो अपने सिस्टर एना को भेजती है और वो पूछती है कि देख के आओ जाओ क्या चल रहा है उधर। शी ब्रिंग्स एनियस बैक। अब जो एना है वो एनियस को लाती है इन फ्रंट ऑफ डायडो, हु डिनाइज ही इंटेंडेड टू लीव, और वो उसको मना कर देती है क्लियरली कि तुम ये सिटी छोड़ के, मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो। डायडो forgives him but as a precaution removes all the sails and tackle from his ship. अब क्या होता है एग्जैक्टली, डायडो उसको माफ़ कर देती है कि ठीक है तुमने प्लान बनाया छोड़ के जाने का, बट अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वो उसको माफ़ कर देती है, और जो भी उसको हेल्प करती है, उसकी शिप्स को टैकल, जो भी उसको हेल्प करती है सेल आउट करने के लिए, दोबारा इटली जाने के लिए, उसकी आर्मी, उसके सर्वाइवर्स को, तो वो सारी अपने जितनी भी प्रिकॉशंस वो उसको दे रही होती है पहले, जिसके बारे में प्रॉमिस किया होता है डायडो ने, वो सारे अपने प्रिकॉशंस वापस ले लेती है ताकि वो जा ही ना पाए। She also places Ascanius in the custody of the nurse, believing that Aeneas will not leave without him. और वो एक और काम करती है, वो क्या करती है, एस्केनियस जो कि एनियस का बेटा होता है उसको एक नर्स की कस्टडी में रख देती है, और उसको ये बिलीफ होता है कि जो एनियस है वो अपने बेटे के बिना तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हेल्प के लिए प्रॉमिस करती है उससे बैक हो जाती है वो।
उसे कोई हेल्प नहीं करती, प्लस जो एस्केनियस है उसे भी एक नर्स की कस्टडी में रख देती है ताकि एनियस के जाने के सारे रास्ते बंद ही हो जाएं। नेक्स्ट व्हाट हैपन इज, हाउएवर एस्केनियस इज रियली द डिस्गाइज्ड क्यूपिड। हालांकि जो एस्केनियस होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वो क्यूपिड है इन रियलिटी। Dido says that Aeneas will be king of Carthage and anyone who objects will be executed. अब Dido प्रॉमिस करती है एनियस को कि तुम किंग बनोगे ऑफ कार्तेज अगर तुम मुझसे शादी करते हो, और हमारे रास्ते में जो भी आएगा ना उसको मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगी, उसको तो मुझे मरवाना है। Aeneas agrees and plans to build a new city to rival Troy and strike back at the Greeks. अब क्या होता है, Aeneas एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं अपना नया सिटी यहाँ पे बनाऊंगा और एक नया सिटी ऐसा बनाऊंगा जिससे कि मैं फ्यूचर में ग्रीक जो कंट्री है उससे मैं बदला ले सकूं। ऐसी स्ट्रॉन्ग सिटी मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा। तो इस तरीके से वो प्लान आउट कर लेता है कि अब तो मुझे यहीं रहना है। आगे क्या होता है, मर्करी अपीयर्स विद द रियल एस्केनियस एंड इन्फॉर्म्स एनियस दैट हिज डेस्टिनी इज इन इटली and that he must leave on the orders of Jupiter. अब मरकरी अपेयर होता है इन द रियल एस्केनियस और एनियस को इन्फॉर्म करता है कि उसकी जो डेस्टिनी है वो इटली में है और उससे उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑर्डर्स किसके हैं, जुपिटर के हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अब क्रिएट होने वाले हैं इन द लाइफ ऑफ डायडो। अब क्या होता है, एनियस रिलक्टेंटली एक्सेप्ट्स द डिवाइन कमांड, लेकिन अब जो एनियस है वो डिवाइन जो भी कमांड्स होता है बाय जुपिटर, क्योंकि वो गॉड है तो उसकी बात को वो टाल नहीं सकता, वो मान लेता है। अब क्या होता है, लैरेबस सीज द अपॉर्चुनिटी टू बी रिड ऑफ हिज राइवल एंड एग्रीज टू सप्लाई एनियस विद द मिसिंग टैकल। अब क्या होता है, जो लैरेबस है उसको ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि फाइनली उसका जो राइवल है, क्योंकि लैरेबस वॉज इन लव विद डायडो और डायडो अभी किससे प्यार करती है, एनियस से, तो एनियस ही चला जाएगा तो उसका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। तो क्या करता है, एनियस को जो भी हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प करता है, सारे जो भी टेकल्स जो कि वापस ले लिए थे डायडो ने वो उसको सप्लाई करता है। और एनियस टेल्स डायडो ही मस्ट लीव, और वो एनियस जो है वो डायडो को बोलता है कि उसे अब जाना ही पड़ेगा। She pleads with him to ignore Jupiter's command, but he refuses to do so. वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम जुपिटर का जो कमांड है उसको प्लीज़ रिफ्यूज़ कर दो, पर वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। He departs, leaving Dido in despair. The nurse says that Ascanius has disappeared. Dido orders her to be imprisoned. अब क्या होता है, वो जो नर्स थी जिसकी कस्टडी में एस्केनियस को रखा गया था वो उसको आके बोलती है डायडो को कि वो जो एस्केनियस है वो डिसअपियर हो चुका है, वहाँ पे है ही नहीं। तो डायडो क्या ऑर्डर देती है, उस नर्स को इम्प्रिजन करने का। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपेन इज, शी टेल्स लैरेबस एंड एना दैट शी इंटेंड्स टू मेक अ फ्यूनरल पायर on which she will burn everything that reminds her of Aeneas. अब क्या करती है, वो एना को, अपने सिस्टर को और लैरेबस दोनों को बताती है कि मुझे एक फ्यूनरल पायर तैयार करना है और जितनी भी एनियस की जो यादें हैं मुझे उनको बर्न आउट करना है, मुझे उस आदमी को याद ही नहीं करना है। After cursing Aeneas his progeny, she throws herself into the fire. अब जो भी एनियस के रिलेटेड चीज़ें थी वो उन सबको जला देती है और फाइनली वो अपने आप को भी आग में डाल देती है। दैट मीन्स शी कमिट्स सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है वो। लैरेबस हॉरिफाइड किल्स हिमसेल्फ टू। अब जो लैरेबस है हु वाज इन लव विद डायडो वो भी अपने आप को मार देता है। एना सीइंग लैरेबस डेड किल्स हरसेल्फ। जो एना होती है डायडो की सिस्टर, वो लैरेबस को मरते हुए देखती है और वो खुद को भी मार लेती है। तो इस तरीके से डायडो, लैरेबस और उसकी डायडो की जो सिस्टर होती है एना, इन तीनों का इस तरीके से एंड हो जाता है। तीनों सुसाइड कमिट कर लेते हैं और प्ले का एंड यहीं पे हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। ठीक है, तो ये स्टोरी है पूरी। अगर इससे रेलेवेंट आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, अगर आपको वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में या फिर डायडो क्वीन ऑफ कार्थेज की बैक लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे
एग्जैक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगे उसमें आपको डिटेल आउट कर दूंगी all about War of Troy and the Diet of the Queen of Carthage. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Don't forget to subscribe the channel, do like the video, and do press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much.